प्यारे बच्चों, मैं राजेश यादव, लेक्चरर इकोनॉमिक्स, शिक्षा विभाग, हरियाणा। प्यारे बच्चों, आज के प्रसारण में मेरी चर्चा का मुख्य विषय होगा भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा उप विषय के अंतर्गत आज निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। जिन बिंदुओं पर मैंने चर्चा करनी है वे हैं खाद्य सुरक्षा का अर्थ, खाद्य असुरक्षित कौन और क्यों, ग्रामीण व शहरी खाद्य असुरक्षा, बफर स्टॉक व सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अर्थ, राशन कार्ड के प्रकार व उनकी उपयोगिता तथा सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस व्याख्यान के उपरांत आप सभी खाद्य सुरक्षा का अर्थ, खाद्य असुरक्षित कौन और क्यों, अर्थात खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित कौन कौन व्यक्ति है और क्यों, ग्रामीण व शहरी खाद्य असुरक्षा का अर्थ, बफर स्टॉक व सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अर्थ, राशन कार्ड के प्रकार व उनकी उपयोगिता तथा सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम, अर्थात सरकार ने खाद्य सुरक्षा हेतु कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए, उन सभी से आप सभी पूर्णतया परिचित हो जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के 61 वर्ष बाद भी आज करोड़ों भारतवासी अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे बेरोजगारी, निर्धनता, महंगाई, भुखमरी, खाद्य असुरक्षा तथा कुपोषण आदि। समय समय पर इनके निवारण हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। फिर भी कुछ समस्याएं भारतवासियों का मानो आंचल पकड़े बैठी है। भारत के कुछ राज्यों में आज इतनी भयावह स्थिति है कि लोगों के लिए पेट भरकर रोटी खाना सपने की बात बनकर रह गई है। ऐसा नहीं है कि केवल निर्धन वर्ग को ही भोजन की समस्या रहती है, अपितु कभी कभी जब बाढ़, भूकंप तथा अकाल जैसी स्थिति होती है तो अमीर लोगों को भी भूख शांत करने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ता है। एक बार भारत में सूखा पड़ने पर विदेशों से काफ़ी मात्रा में अनाज मंगाना पड़ा था। उस समय फोर्ड फाउंडेशन ऑफ अमेरिका ने यह विचार प्रकट किया था कि पर्याप्त भोजन के बिना मानवीय कल्पना में वृद्धि, सामाजिक न्याय तथा वास्तविक लोकतंत्र को प्राप्त करने की सारी आशाएं निश्चय ही घट जाएगी। विगत कुछ वर्षों से खाद्य समस्या एक गंभीर संकट तथा असाध्य रोग का रूप धारण कर रही है। तो आओ देखें कि खाद्य सुरक्षा क्या है तथा इसकी आवश्यकता क्यों है। पहले हम बात करते हैं खाद्य सुरक्षा क्या है, अर्थात खाद्य सुरक्षा का अर्थ। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होता है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है। शरीर को सक्रिय रखने के लिए वायु की जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन केवल 2 समय का भोजन प्राप्त कर लेना ही मनुष्य के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं। क्या आप जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा के आयाम कौन कौन से हैं? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि खाद्य सुरक्षा के आयाम कौन से हैं। खाद्य सुरक्षा के आयाम, फर्स्ट, खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। सेकंड, प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण मात्रा में खाद्य प्राप्त हो। थर्ड,
लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो। सेकंड, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो। थर्ड, खाद्य की उपलब्धता में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो। खाद्य सुरक्षा क्यों? अब हम बात करेंगे कि भारत में खाद्य सुरक्षा की क्यों आवश्यकता है। यूँ तो भारत में अधिकांश निर्धन व्यक्ति हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त रहता है, लेकिन कभी कभी भयंकर परिस्थिति जैसे भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, अकाल आदि के आने पर संपन्न अर्थात धनी व समृद्ध लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। हाल ही में बिहार में आई बाढ़ से कितने घर परिवारों को बेघर होना पड़ा है। गत वर्षों में गुजरात और महाराष्ट्र में आए भूकंप ने लोगों के जीवन को काफ़ी प्रभावित किया था। जैसा कि आपने अभी पीछे चित्र में देखा कि इन आपदाओं के आने से पूर्व ये सभी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह से हमारी तरह से संपन्न थे, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने के बाद इन लोगों की ऐसी दयनीय स्थिति हुई। यानी कि भूकंप, बाढ़ तथा अकाल आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के आने के बाद इनके जीवन व इनको आर्थिक दृष्टि से क्षतिग्रस्त होना पड़ा। शारीरिक, मानसिक व आर्थिक दृष्टि से क्षतिग्रस्त इन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने के बाद ही ये इनका हाल ऐसा हुआ। ये प्राकृतिक आपदाएं जब भी आती है तो विकराल रूप लेकर आती है और क्षण भर में ही मनुष्य को राजा से रंक बना देती है। अब प्रश्न उठता है कि आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी आदि, तो ये खड़ी फसल को तहस नहस कर देती है। किसानों की पूरे साल की मेहनत क्षण भर में ही मिट्टी में मिल जाती है। फसल के नष्ट होने पर खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। गरीब लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती है। भारत में सन 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसकी क्षतिपूर्ति लंबे अंतराल तक भी नहीं हो सकी। इस अकाल के दौरान सबसे ज़्यादा मजदूर, खेतीहर, मछुआरे व परिवहन कर्मी प्रभावित हुए। लगभग 30 लाख लोग अकाल के दौरान मारे गए थे। अब प्रश्न यह उठता है कि खाद्य दृष्टि से असुरक्षित कौन है। भारत में भूमिहीन, जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है, खाद्य दृष्टि से असुरक्षित है। पारस्परिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, निराश्रित यानी कि जिसके रहने के लिए कोई आश्रय न हो, तथा भिखारी भी खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे केवल मात्र जीवित रह सकते हैं। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों का या तो भूमि का आधार कमज़ोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता कम होती है और वे भी खाद्य की दृष्टि से शीघ्र ही असुरक्षित हो जाते हैं।
वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं, जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त होने के बाद उनका मकान एक तरह से गिरकर नष्ट हो जाता है और वो मानसिक रूप से भी एक तरह से विक्षिप्त से हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वहाँ उनके लिए रहने का कोई आश्रय नहीं होता तो वे काम की तलाश में दूसरी जगह चले जाते हैं। कुपोषण की अगर बात की जाए तो महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है, क्योंकि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं होती और शीघ्र ही कुपोषण की शिकार हो जाती है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बहुत बड़ा भाग गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली महिलाएं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण 1998 या 99 के अनुसार भारत में ऐसी महिलाओं और बच्चों की संख्या 11 करोड़ के लगभग है। देश के कुछ क्षेत्रों जहां आर्थिक रूप से पिछड़ापन अर्थात गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या आनुपातिक रूप से अधिक है। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आदि राज्यों के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या अधिक है। भुखमरी जैसी समस्या भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करती है। भुखमरी गरीबी लाने में सहायक होती है। इसके दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं, यानी कि दीर्घकालिक और मौसमी आयाम भुखमरी के अंतर्गत ही आते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि दीर्घकालिक भुखमरी क्या है। दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण भी दीर्घकालिक भुखमरी के शिकार होते हैं। दूसरा है मौसमी भुखमरी। यह फसल उगाने और काटने के चक्र से संबंधित है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। रामू और अहमद की कहानियों के माध्यम से हम ग्रामीण व शहरी क्षेत्र से संबंधित खाद्य रूप से असुरक्षित लोगों की जीवनचर्या को समझ सकते हैं। इसमें हम पहले लेते हैं ग्रामीण खाद्य असुरक्षा को। तो ग्रामीण खाद्य असुरक्षा के अंतर्गत पहले रामू के परिवार का उदाहरण लेते हैं कि रामू के परिवार की दिनचर्या को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह कब कब खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है और क्यों। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है और वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए 1000 रुपये मिलते हैं। रामू के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम करती है। अपने रोज़ाना काम के बदले उसे आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका हुआ खाना मिलता है। इसके साथ व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेतों में भी काम करती है और इस प्रकार वह अपनी मासिक आय को बढ़ा लेती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, बिजाई व फसल की कटाई के समय ही काम मिल पाता है। बीच में फसल बोने के बाद पकने तक लगभग 4 महीने वह बेरोजगार रहता है। तब वह दूसरे कार्य की तलाश करता है। कभी कभी उसे ईंट भट्टे या गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में भी काम मिल जाता है। इसके बदले वह नगद राशि प्राप्त करता है, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके।
जब कभी उसे काम नहीं मिलता तो परिवार को भूखा ही सोना पड़ता है। परिवार को दूध, सब्जियां व भोजन नियमित रूप से नहीं मिल पाता। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीने खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। ये हमने बात की थी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित कैसे रहते हैं और कब। अब हम बात करेंगे शहरी खाद्य असुरक्षा की। तो शहरी खाद्य असुरक्षा के अंतर्गत हम अहमद के परिवार का उदाहरण लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि अहमद के परिवार की दिनचर्या कैसी है और वो कब खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है और क्यों। अहमद बेंगलोर शहर में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार का निर्वाह उसकी रिक्शा की कमाई से होता है। उसका रोजगार एकदम सुरक्षित नहीं है। उसकी आय भी प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी तो वह इतना कमा लेता है कि परिवार का भरण पोषण करके भी बचा लेता है, और कभी कभी केवल उसको इतना ही कम मिल पाता है कि परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पाती और परिवार को भूखे रहकर ही सब्र करना पड़ता है। इस प्रकार जब उसको किसी प्रकार की आमदनी प्राप्त नहीं होती तो उन दिनों वह खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ रामू व अहमद के परिवार का हमने उदाहरण लिया। दोनों परिवारों की दिनचर्या को देखकर आपको बताया गया कि वो खाद्य की दृष्टि से कब असुरक्षित रहते हैं और क्यों। दोनों उदाहरणों से ही स्पष्ट है कि जिन दिनों रामू व अहमद को काम नहीं मिलता उस समय वे खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहते हैं, क्योंकि काम न करने की वजह से उनकी कोई आमदनी नहीं होती। भारत में खाद्य सुरक्षा। अब हम बात करेंगे कि भारत में खाद्य सुरक्षा कैसी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि के क्षेत्र में आशातीत परिणाम दृष्टिगत हुए। 1970 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा। गत 30 वर्षों के दौरान खाद्य पदार्थों के मामले में भारत आत्मनिर्भर बन गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2004 या 5 के अनुसार भारत में अनाज की उपज के आंकड़े देखें तो काफ़ी संतोषजनक रहे हैं, जैसा कि आप सामने स्लाइड में देख रहे हैं। स्लाइड में डायग्राम में आप देख रहे हैं कि डायग्राम से स्पष्ट है, इसके ग्राफ को देखकर आप स्वयं भी अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश में अनाज की उपज में लगातार वृद्धि हो रही है। यानी कि हर दशक के बाद दिखाए गए ग्राफ से प्रदर्शित हो रहा है कि अनाज की जो मात्रा है या अनाज का जो उत्पादन है वो लगातार वृद्धि की तरफ ही अग्रसर हो रहा है। खराब मौसम व विपरीत स्थितियों के बावजूद भी अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई। इस व्यवस्था के 2 घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पहले हम बात करेंगे बफर स्टॉक की कि बफर स्टॉक क्या होता है। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण हेतु सरकार बफर स्टॉक बनाती है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है, अर्थात गरीब वर्गों में बांटती है।
इसे ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। अब अधिकांश शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की दुकानें हैं। इन्हें उचित दर वाली दुकानें भी कहा जाता है। इन राशन की दुकानों पर चीनी, चावल, गेहूं, खाद्यान्न, मिट्टी का तेल बाजार की अपेक्षा सस्ती दर पर मिलता है। इसके लिए उपभोक्ता को राशन कार्ड दिखाना पड़ता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इनकी अनुबंधित मात्रा जैसे 35 किलोग्राम गेहूं, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी चर्चा करना आवश्यक होगा कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं और उनका प्रयोग यानी कि उनकी उपयोगिता एक उपभोक्ता के लिए क्या है। तो राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। पहला, निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड। दूसरी प्रकार के जो कार्ड होते हैं वो होते हैं बीपीएल कार्ड, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए जो कार्ड होते हैं उनको बीपीएल कार्ड कहते हैं। तीसरी प्रकार के कार्ड यानी कि निर्धन लोगों को और निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए जो कार्ड होते हैं वो होते हैं एपीएल कार्ड। खाद्य सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम। अब हम बात करेंगे कि खाद्य सुरक्षा हेतु सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम या योजनाएं संचालित की। पहला, एकीकृत बाल विकास सेवाएं। 2, काम के बदले अनाज। 3, दोपहर का भोजन। 4, अंत्योदय अन्न योजना। 5, ग्रामीण वेतन रोजगार कार्यक्रम। 6, रोजगार गारंटी योजना। 7, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो ये 7 प्रकार के कार्यक्रम या योजनाएं जो मैंने आपको बताए, ये खाद्य सुरक्षा हेतु सरकार के द्वारा संचालित किए गए। अब देखना है कि इन योजनाओं के क्या उद्देश्य है, यानी कि सरकार ने जो ये संचालित की योजनाएं, इनके लागू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहले हम बात करते हैं एकीकृत बाल विकास सेवाओं की। एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत सरकार का मुख्य उद्देश्य बाल विकास करना है, यानी कि बच्चों का सर्वांगीण विकास इस योजना के अंतर्गत करने हेतु इनको संचालित किया गया। सेकंड, काम के बदले अनाज। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन लोगों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। इसका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय सरकार की आर्थिक सहायता से ही किया गया है। अगली योजना है दोपहर का भोजन, मिड डे मील, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान प्रोजेक्ट के अंतर्गत मिड डे मील योजना के नाम से जो योजना प्रारंभ की गई उसे हम दोपहर का भोजन योजना के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन स्कूल में ही दिया जाता है। इस भोजन में पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस योजना से गरीब बच्चों को पेट भरकर खाने का अर्थात पौष्टिक भोजन प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। अगली योजना है अंत्योदय अन्न योजना। यह योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं, 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गई। जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार, बीपीएल मीन्स यानी कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि बीपीएल का अर्थ होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, निर्धनता रेखा से नीचे। तो इस प्रकार के परिवार इसमें 2 बार जोड़े गए और इस प्रकार इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई। अगला कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा हेतु संचालित किया गया वह है
ग्रामीण वेतन रोजगार कार्यक्रम। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में रोजगार के अवसर सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। रोजगार गारंटी योजना, यह एक विधेयक यानी कि एक अधिनियम पारित किया गया सितंबर 2005 में, जिसकी मुख्य विशेषताएं थी कि इस विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष देश के 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान है। बाद में इस योजना का विस्तार देश के 600 जिलों में भी किया जाएगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यदि आवेदक को 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। यानी कि आवेदक जो रोजगार के लिए आवेदन कर रहा है उसको किसी भी प्रकार का कोई रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा, अर्थात उसे दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए वेतन आधारित रोजगार उपलब्ध कराना तथा उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। यानी कि हर योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य की दृष्टि से लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की, आइए एक बार पुनः उन पर दृष्टि डालें। खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच तथा उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य। भुखमरी। भुखमरी की हमने बात की थी कि जब लोगों को खाने के लिए भोजन प्राप्त नहीं होगा तो वो भूखे रहेंगे और भूखे रहने की स्थिति में एक तरह से अकाल की भी स्थिति पैदा होगी और उस समय जब लोगों को आवश्यक भोजन नहीं उपलब्ध होगा तो भुखमरी की स्थिति भी पैदा हो जाती है। इसके अंतर्गत हमने बात की थी 2 प्रकार की भुखमरी की, मौसमी भुखमरी और दूसरी दीर्घकालिक भुखमरी की। तो मौसमी भुखमरी कौन सी थी? कि मौसमी भुखमरी के अंतर्गत हमने बात की थी आपसे कि फसल चक्र के कारण पैदा हुई भुखमरी, यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। दूसरी हमने बात की थी दीर्घकालिक भुखमरी की। दीर्घकालिक भुखमरी अक्सर मात्रा तथा गुणवत्ता के आधार पर पर्याप्त आहार न मिलने के कारण होती है। अकाल। जब हम बात कर रहे हैं भुखमरी की तो अकाल की भी हमने बात की थी कि अकाल की स्थिति कब पैदा होती है। ऐसी दशा जब सूखे के कारण फसल उत्पादन न होने के कारण खाद्यान्नों की कमी पड़ जाती है तो अकाल की स्थिति पैदा होती है। खाद्य की दृष्टि से देश में कौन कौन से लोग हैं और क्यों, तो पाठ के अंतर्गत हमने बात की थी, फिर भी दोबारा से बता देते हैं कि खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोग कौन कौन हैं। भारत में भूमिहीन श्रमिक, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, निराश्रित तथा भिखारी, ये सभी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हैं। बाजार स्टॉक यानी कि बफर स्टॉक की जो हमने बात की थी कि भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त चावल, गेहूं और अनाज का भंडार बाजार स्टॉक या बफर स्टॉक कहलाता है। न्यूनतम समर्थित कीमत। सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित की गई कीमत न्यूनतम समर्थित कीमत कहलाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सरकार के द्वारा राशन की दुकानों के माध्यम से कम कीमत पर एक निर्धारित मात्रा में अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है। निर्गम कीमत। सरकार अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में या गरीब वर्ग के लोगों में अपने बाजार स्टॉक में से बाजार से कम कीमत पर जब अनाज उपलब्ध कराती है तो इस व्यय कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं।
सहकारी समितियां और खाद्य सुरक्षा। तमिलनाडु में 94% राशन की दुकानें सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही है। दिल्ली में मदर डेयरी और गुजरात में अमूल इसके मुख्य उदाहरण हैं। अब होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, इन्हें नोट कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? सेकंड, न्यूनतम समर्थित कीमत क्या है? थर्ड, ग्रामीण व शहरी खाद्य असुरक्षा से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन फोर्थ, बफर स्टॉक क्या है? क्वेश्चन फिफ्थ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या अभिप्राय है? सिक्स्थ, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा हेतु सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाए? संक्षेप में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, धन्यवाद।